गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मुद्रा और साख के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा और साख की पहली वीडियो में हम कर चुके हैं कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के आधुनिक और प्राचीन रूप कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैंक का क्या रोल होता है मुद्रा के लेन देन में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बैंकों में निक्षेप का मतलब है जमा, एक्स्ट्रा पैसे को रखना। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी भी समय लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा पैसे को वो बैंकों में जमा कर देते हैं। बैंकों में जमा करने के लिए उन्हें अपने नाम से खाता खुलवाना पड़ता है। अकाउंट खोलकर वो पैसे को जमा करवा देते हैं। बैंक इस जमा को स्वीकार कर लेते हैं और इस पर ब्याज देते हैं। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक अपने जमा माल में से मांग के द्वारा पैसे निकालता है। मांग के जरिए हम अपने पैसे निकलवाते हैं, इसलिए बैंकों में जमा पैसे को हम मांग जमा कहते हैं। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकाल सकते हैं। बैंक हमें ये सुविधा देता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी अपने धन को निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक हमारे जमा धन को मांग के जरिए निकालता है, देता है हमें, इसलिए इसे जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जब चाहे बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है, सुविधा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। साथ में मुद्रा के विनिमय का माध्यम का भी काम होता है। विनिमय के माध्यम का काम है लेन देन का कार्य। जैसे अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मैं उसको डायरेक्ट पैसे ना देकर बैंक के थ्रू चेक के द्वारा पैसे दे सकती हूँ। मुझे नकद देने की आवश्यकता नहीं है। चेक एक ऐसा कागज होता है जो कि बैंक किसी व्यक्ति को खाते खोलने के बाद देता है। इस चेक पर उस व्यक्ति का नाम, उसके खाते का नाम लिखा होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। निर्माता एम स्लिम जो चमड़े की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है, को भुगतान करना है, इसलिए वह एक विशेष रकम का चेक बनाता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्ति करने वालों को यह रकम देने का आदेश करता है। चमड़ा आपूर्ति यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह जो लेन देन है वो बिना नकद के हो जाता है, सिर्फ चेक से हो जाता है। जैसे कि प्रेम को पैसे देने हैं जूता। इस तरह मांग जमा, जो कि आपके पैसे बैंक में जमा थे, वो भी मुद्रा का कार्य कर रहे हैं। मांग जमा के बदले हम चेक का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैश फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसका यूज करें। बिना कैश का प्रयोग किए हम सीधा करेंसी का लेन देन व्यापक स्तर पर कर सकते हैं। इसलिए चेक को भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा समझा जाता है, क्योंकि मुद्रा का मुख्य कार्य होता है लेन देन का कार्य, विनिमय का कार्य, और चेक ने भी वही विनिमय का कार्य किया है। इसी तरह जो आपका एटीएम है वो भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। यहाँ बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने हमारी जमा को स्वीकार किया है और उस जमा के बदले में हमें दूसरों को भुगतान करने का अधिकार दिया है। बैंकों के लिए इस जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी जमा आधुनिक बैंक प्रणाली कार्य प्रणाली के बहुत ही करीब रूप से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, कि बैंक कैसे दूसरे व्यक्तियों को ऋण देती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि बैंक लोगों की जमा को स्वीकार करती है। जब बैंक के पास अतिरिक्त पैसा हो जाता है, लोग उसके पास पैसे जमा करवाते हैं, तो बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक उस पैसे को आगे ऋण देता है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है। वो हिस्सा कितना परसेंट होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 15% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आरबीआई, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो देश का सर्वोच्च बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही डिसाइड करता है कि जो ब्याज दर है वो कितनी होगी। चलते हैं कि जितने भी व्यक्तियों ने अपने पैसे जमा करवाए हैं उनका 15% भाग नगद के रूप में बैंक अपने पास रख लेते हैं। जैसे अगर किसी भी बैंक में 100 रुपये जमा हुए हैं
तो उसमें से 15 रुपये बैंक अपने पास रखता है और 85 रुपये अन्य व्यक्तियों को ऋण के रूप में दे देता है। क्योंकि जिन व्यक्तियों ने जमा करवाए हैं पैसे, वो कभी भी मांग जमा द्वारा अपने पैसे को निकलवा सकते हैं, इसलिए बैंकों को कुछ पैसे अपने पास नगद रूप में रखते हैं। लेकिन क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी पैसे जमा करवाए हैं वो सब के सब एक साथ अपने पैसे वापस नहीं लेंगे, इसलिए जो बैंक है वो उस एक्स्ट्रा पैसे को अन्य व्यक्तियों को लोन के रूप में दे देते हैं। लोगों को अलग अलग आर्थिक क्रियाओं करने के लिए ऋण देता है, क्योंकि व्यक्तियों को ऋण की बहुत अधिक मांग होती है, डिमांड होती है, इसलिए वो लोगों को ऋण देता है। लेकिन इसमें जो बैंक ऋण देता है उसके बदले में ब्याज लेता है और वो ब्याज जमा करने वाले ब्याज से ज़्यादा होता है। राशि का लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि जिन व्यक्तियों को ऋण की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, बैंक उन्हें उधार देता है, लोन देता है। इस तरह जो बैंक है जिनके पास अतिरिक्त राशि है, यानी कि जमा करने वाले हैं, जैसे कि ए व्यक्ति है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो बैंक में अपने पैसे जमा कर देता है। ऐसे ही बी व्यक्ति जिसको पैसे की आवश्यकता है वो बैंक से पैसे उधार ले लेता है। इस तरह जो बैंक है वो ए और बी के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है, जमाकर्ता और ऋणकर्ता के बीच का काम करता है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। जैसे अगर ए ने अपने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं तो बैंक उसे 3% या 4% ब्याज देता है, जबकि बैंक ने बी को लोन दिया है तो उससे वो 7% या 8% बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिससे बैंक के पास पैसे ज़्यादा होंगे। कि ए ने अगर 100 रुपये जमा करवाए हैं तो बैंक उस 100 रुपये को इंटरेस्ट रेट 3% लगाता है, तो उसको ए को 103 रुपये वापस करता है, जबकि वही 100 रुपये बैंक बी को उधार देता है और उसके बदले में 7 रुपये इंटरेस्ट लेता है, यानी कि बी से 107 रुपये वापस लेता है। तो बीच में जो 4 रुपये का फ़ायदा हुआ वो बैंक की आय का साधन हुआ। कर्जदार के लिए दिया गया ब्याज और जमाकर्ता के लिए दिए गए ब्याज के बीच का अंतर, जैसे कि 7 - 3 4 रुपये, वो बैंक का आय का साधन हुआ। चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बैंक की आय बढ़ती है। बैंक जमाकर्ताओं से पैसे लेता है और जब जमा करते पैसे निकाल लेते हैं तो उनके बदले में उनको कुछ ब्याज देता है। उसी पैसे को जो बैंक के पास आए हैं जमाकर्ता से, वो दूसरे व्यक्तियों को जो कि कर्जदार है उनको ऋण देते हैं और बदले में उनसे ब्याज लेते हैं। जमाकर्ता को ब्याज देते हैं और कर्जदार से ब्याज लेते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति किस तरह उधार लेते हैं, साख की आवश्यकता को पूरा करते हैं। साख का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा जो मुद्रा का कार्य करती हो। हम अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में बहुत से ऐसे लेन देन करते हैं जो किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग करते हैं। ऋण का मतलब यानी कि उधार से क्रय एक ऐसी सहमति एग्रीमेंट से है जहां साहूकार जिसके पास पैसा है कर्जदार को जो पैसा लेता है को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया करवाता है, यानी कि प्रदान करता है, देता है, और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान लेने का वादा करता है, कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु, धन या सेवाएं देता है और बदले में उससे उस वस्तु का भुगतान करने का प्रॉमिस लेता है। हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि कैसे किसी भी उत्पादक को ऋण की आवश्यकता होती है। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि सलीम जो कि एक जूता निर्माता है, उसके पास एक बड़े व्यापारी का ऑर्डर आता है कि 3000 जोड़ी जूते बनाने हैं, जिसे उसे 1 महीने में पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए अतिरिक्त मजदूर की रखने की आवश्यकता है और उसे कच्चा माल भी चाहिए। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 जगह से ऋण लेता है। पहले जो चमड़ा व्यापारी है को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है।
जहाँ से उसे कच्चा माल लेना है उससे कच्चा माल ले लेता है और भुगतान बाद में करता है। दूसरा, बड़े व्यापारी जिसने जूते निर्माण करने के लिए बोला है उससे वो 1000 जूतों के लिए पहले से ही उधार ले लेता है और बदले में उसको ऑर्डर पूरा करने का प्रॉमिस करता है। इस तरह जो ऋण है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। महीने के आखिर में सलीम जूता पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और उसे अच्छा खासा लाभ मिलता है। इससे सलीम ने उत्पादन के लिए ऋण लिया और उसको कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और उसको भी फायदा हुआ। इस प्रकार यह ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋण हमेशा सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता, कई बार वो नकारात्मक रोल भी प्ले करता है। कैसे ऋण किसी भी जीवन को बर्बाद कर सकता है, हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। सपना की समस्या। सपना एक छोटी किसान है जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन है। वह मूंगफली उगाती है। वो ये उम्मीद करती है कि उसकी फसल अच्छी तैयार होगी तो वो कर्ज उतार देगी और खेती के लिए खर्चों के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर वो महंगी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करती है जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है। अब वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल हो जाती है और साल के अंदर ही वह कर्ज बड़ी रकम में बदल जाती है। क्योंकि पहले साल उसकी फसल खराब हो चुकी है, इसलिए अगले साल भी वो कुछ पैसे उधार लेती है और उसकी फसल इस साल सामान्य रहती है, जिससे अत्यधिक कमाई नहीं होती और वो कर्ज वापस नहीं कर पाती। इस तरह वो धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाती है और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी ज़मीन को बेचना पड़ता है। इस तरह जो ऋण है, उधार है, वो नकारात्मक पहलू भी बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख मुख्यतः फसल उगाने के लिए की जाती है। फसल उगाने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, बिजली, पानी या उपकरण खरीदने के लिए काफ़ी खर्च होता है और उसको पूरा करने के लिए ऋण लिया जाता है, क्योंकि किसी भी फसल को तैयार होने के लिए कम से कम 3-4 महीने का समय लगता है। फसल के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई थी। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा था। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब कर दी, बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल या ऋण जाल बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जो ऋण है, कर्जदार है, वो ऐसी स्थिति में धकेल देता है जिससे बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक है। कई बार किसान है वो सुसाइड भी करते हैं। ऋण की शर्त। ऋण की शर्त। ऋण क्या होता है? ऋण का मतलब उधार होता है। ऋण का मतलब उधार। कर्जदार किसी भी व्यक्ति से जब पैसे उधार लेता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं जिनको कर्जदार को मानना पड़ता है। एक ऋण समझौते में ब्याज दर पहले ही फिक्स कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन, जो व्यक्ति धन देता है, को मूल रकम मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है। मूलधन जो कि पैसा उसने उधार लिया था प्लस ब्याज। जैसे एक व्यक्ति अगर 100 रुपये उधार लेता है और उस पर 3% ब्याज दर है तो 3% ब्याज दर 100 रुपये पर 3 रुपये हुआ तो उसे 103 रुपये वापस करने पड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति को ब्याज देते हुए कोई भी बैंक या महाजन संपत्ति वाला कर्जदार से कोई वस्तु गिरवी के रूप में रखता है, आधार के रूप में रखता है, जिसको हम समर्थक ऋणाधार भी बोलते हैं। ऐसी संपत्ति जो कर्जदार की है, लेकिन क्योंकि कर्जदार ने पैसे उधार लिए हैं तो वो जिससे उसने पैसे उधार लिए हैं उधारदाता को गारंटी के रूप में दे देता है। वो भूमि भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कोई गाड़ी या पशु भी हो सकता है। अगर किसी कारणवश से कर्जदार जिसने ऋण लिया है वो पैसे उधार पैसे को वापस नहीं करता है तो उधारदाता जिसने पैसे उधार दिए हैं वो इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है और कर्जदार को ऋण के बदले में उन पैसे को अपने पास रख लेता है। कर्जदार उधार वापस नहीं करता तो उधारदाता भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक मूल्यधार बेचने का अधिकार रखता है, क्योंकि अब उस वस्तु पर उधारदाता का अधिकार हो जाता है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग
कौन कौन से माध्यम से की जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम कौन से होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।